हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि पूछा जाएगा। तो आखिर आप लोग अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो बिहार पुलिस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो चलिए हमसे जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में कहाँ से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था, तो यह कौन था आप लोग का बताना है। तो प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो कि नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब कौन था, तो यह सिरोजादौला था। सिरोजादौला यह जो कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। यहीं पर पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यह जो कि 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो यह सिरोजादौला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो सुरेश नाथ बनर्जी थे। सुरेश नाथ बनर्जी थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो यह सुरेश नाथ बनर्जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था भारत के प्रथम जो कि गवर्नर जनरल था, और प्रथम जो कि वायसराय था कौन, तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें, लॉर्ड कैनिंग क्या किए थे, 1897 की क्रांति हुआ था, उसमें जो कि गवर्नर जनरल थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था, यह धर्मपाल था। धर्मपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि रामचरित की रचना किसने की। तो रामचरित की रचना किसने की, तो रामचरित की रचना जो कि किसने की, तो यह जो कि कालिदास ने जो कि किए थे। रामचरित की रचना किसने की, तो कालिदास ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि थर अमरू भूमि कहाँ पर स्थित है। तो थर अमरू स्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कि राजस्थान में स्थित है। थर अमरू भूमि कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। थर अमरू भूमि कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। और 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, और 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए, तो इसका आप लोग का एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। आप लोग का इसका ट्रिक याद रहना चाहिए कि
मित्र पर गमछा झाड़ या कर्क रेखा का ट्रिक है। तो देखिए आप लोग को याद होना चाहिए कि मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ मतलब क्या होगा, झारखंड। तो ये आप लोग का 8 राज्य है। आप लोग का ये 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए कि भारत की कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यही जो कि 8 राज्य आप लोग का याद होना चाहिए। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर कर्क रेखा भारत के होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता के समय जो कि स्वतंत्र के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो यह स्वतंत्र से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जो कि जाना जाता था, तो यह किसे काला पानी के नाम से जो कि जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप को जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप के जो कि जाना जाता था काला पानी के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित सीमा अंकित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमा की अंकित की गई है, तो यह किसके द्वारा की गई है, तो यह रेड क्लिफ लाइन के नाम से जो कि जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन के नाम से जो कि जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें मैकमोहन लाइन किसका है, तो भारत और चीन, भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा जो कि बनाता है, तो यह रेड क्लिफ रेखा जो कि बनाता है। भारत और चीन के सीम जो कि कौन सा रेखा बनाता है, तो मैकमोहन रेखा जो कि लाइन बनाता है। यही बात करें भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के सीमा जो कि किस भारत और पाकिस्तान के सीमा के जो कि लाइन के नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। यही आप लोग को भारत और चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन जो कि कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें डूनर लाइन, डूनर लाइन किसका जो कि होता है, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूनर रेखा जो कि लाइन जो कि निर्धारित करता है। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमा अंकित की गई है, तो रेड क्लिफ लाइन के जो कि निर्धारित की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो कि 15,200 किलो है। 15,200 किलो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में जो कि पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में जो कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में काली कपास मिट्टी को किस अस्थायी नाम से जाना जाता है। तो भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थलीय नाम से जो कि जाना जाता है, तो यह
रेगुल मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। तो यह रेगू मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। काली मिट्टी कह लीजिए या काली मिट्टी कह लीजिए या कपास मिट्टी कह लीजिए, एक ही होता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि काली मिट्टी किसे कहते हैं, तो यह रेगू मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, या कपास मिट्टी किसे कहते हैं, तो रेगू मिट्टी के भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम जो कि क्या है आप लोग को बताना है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो यह काली मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। रेगू मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह जो कि कहाँ पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में जो कि पाया जाता है। रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो यह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है खादर होता है, एक होता है बागर होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है खादर, एक जो कि बागर होता है। और भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो यह जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत के सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो यह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो कि पाया जाता है। तो भारत में सौधानिक क्षेत्र पर जो कि क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो यह जलोढ़ मिट्टी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत में सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो कि पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है, तो उसे जो कि खादर कहते हैं। नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है, तो उसे जो कि बागर कहा जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाए। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, तो यह जो कि कहाँ पर था, तो यह पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, तो पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था, तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था, तो यह धानानंद थे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो धानानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, गृहपति का अर्थ है। गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य समाज की राजधानी कहाँ पर थी। तो मौर्य समाज की राजधानी कहाँ पर थी, तो यह पाटलिपुत्र में थी। तो मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी, तो यह पाटलिपुत्र में थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के संस्थापक कौन था, तो नंद वंश के संस्थापक कौन था, तो महानंद पंथ थे। आप पद्मानंद जो कि नंद वंश के सम्राट थे, जो कि संस्थापक थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो धानानंद थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंश में एक शासक था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंश में किस एक का शासक था? तो यह किसके था? तो यह नंद वंश, जो कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस वंश का उत्तरी भारत पर जो कि शासन था? तो यह नंद वंश के शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नंद वंश के जो कि शासक थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नंद वंश के जो कि शासक थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो यह किसका प्रतिनिधि होता है? तो यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो यह कौन करता है? तो भारत का जो कि राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति यह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति करते हैं। उपराज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि आखिर इनके जो कि न्यूनतम आयु जो कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, और ये तीनों के न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए यह बनने के लिए, जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कि कितना आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यह तीनों के लिए जो कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। तो यही उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीनों बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन कराता है? तो राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन कराता है? तो यह राज्यपाल कराता है। राज्यपाल जो कि कराता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन कराता है? तो राज्यपाल कराता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति कराते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपने त्यागपत्र जो कि किसका देता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति को देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो कि राज्यपाल करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यह 3 फरवरी, क्या 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके है? तो यह किसके है? तो यह जो कि उच्च न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो यह किसको है? तो संसद के है। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्र में घटाव या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो यह संसद के है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? तो भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? तो यह सिक्किम उच्च न्यायालय की संख्या जो कि सबसे कम है। तो भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय की जो कि कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो कि संख्या सबसे अधिक है। तो भारत के किस उच्च न्यायालय की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की संख्या सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कहाँ पर की गई है? तो कहाँ पर की गई है आप लोग को बताना है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह कहाँ पर की गई है? तो रांची में जो कि की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह रांची में जो कि की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो यह कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो कि है 2933 किलो है। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत की उत्तर से जो कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलो। और यही बात करें कि उत्तर से क्या? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलो है। तो 3214 किलो जो कि है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो यह कितनी है? तो यह 3214 किलो जो कि है। यही पूछेगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो कि कितनी है? तो 6100 है। 6100 किलो है। 6100 किलो भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा
नहीं गुजरती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य के आप लोग का नाम याद होना चाहिए कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य में तो यही आप लोग का प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जैसे कि आप लोग का जो कि कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक हो गया। आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़ इसका कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, इसका जो कि ट्रिक हो गया आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। तो देखिए मी से मिजोरम, मिजोरम जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है। ती से त्रिपुरम, त्रिपुरम जो कि राज्य जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है। प से क्या हो गया पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से मतलब क्या होगा झारखंड। तो 8 राज्य से होकर कर्क रेखा जो कि गुजरता है। लेकिन देखिए आप लोग का जो कि प से क्या हो गया पश्चिम बंगाल, इसमें जो कि पश्चिम बंगाल दिया गया है तो पश्चिम राज्य से कर्क रेखा जो कि गुजरता है। और जो कि ग से क्या हो गया तो गुजरात, ग से गुजरात बोले हैं तो यह जो कि गुजरात से भी कर्क रेखा जो कि गुजरता है। र से का बोले हैं कि राजस्थान, राजस्थान भी कर्क रेखा से होकर गुजरता है। लेकिन यह जो कि आप लोग का पश्चिम बंगाल और जो कि गुजरात राजस्थान कर्क रेखा से जो कि गुजरता है, लेकिन यह उड़ीसा कर्क रेखा से जो कि नहीं गुजरता है। तो यही आप लोग का प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरता है कौन गुजरता है? तो यह आप लोग का बताना है, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है, तो यह कौन सा राज्य है? तो गुजरने वाला कौन सा राज्य है आप लोग को बताना है। तो कर्क रेखा जो कि किन किन राज्य से होकर गुजरता है आप लोग को बताए हैं ऊपरे ही कि आखिर जो कि झारखंड भी कर्क रेखा से राज्य से होकर जो कि गुजरता है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा झारखंड से होकर जो कि कर्क रेखा गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था? तो यह 5 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। यही पूछेगा अब योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नीति योजना रखा गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति योजना का स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही भी होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था? तो योजना आयोग का स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को नीति योजना का जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि स्थापना जो कि किया गया था। नीति योजना का स्थापना कब किया गया था? तो नीति योजना का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलेगा। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का
प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कितना किया गया है वर्तमान में, जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है? तो 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। पहले कितना था? तो पहले जो कि 10 था। जो कि पहले कितना था? तो पहले जो कि कितना था? तो 10 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है ये भी पूछेगा। तो भाग आप लोग का जो कि 4 के क में है। 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद आप लोग को बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि 51 के क में, 51 के क में है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो कि मौलिक कर्तव्य का जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। क्या? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को ये सभी एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो कि 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले कितना था? तो 10 मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है? तो यह 14 जो कि चौथा के क में है। ये भी पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है? तो 51 के क में है। ये भी आप लोग का ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यह और आप लोग का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया? वर्तमान के पूछ रहा है तो 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जो कि लोकसभा, एक कौन सा होता है? लोकसभा, एक राज्यसभा। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ये जो कि होते हैं ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय संसद का कितना सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन से 2 सदन होते हैं? तो 2 सदन जो कि कौन कौन से होते हैं? तो यह एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संसद का भाग नहीं है? तो संसद का भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए संसद का जो कि भाग में कौन कौन सा आता है? संसद का अंग जो कि 3 गो अंग होता है। कितना अंग होता है? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन 3 अंग होते हैं ये भी आप लोग को जानना आवश्यक होता है। देखिए एक राष्ट्रपति होते हैं। एक राष्ट्रपति यह भारतीय संसद का अंग होते हैं। एक जो कि लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही जो कि 3 अंग होते हैं। तो एक लोकसभा, एक राज्यसभा, यही भारतीय संसद का जो कि अंग होते हैं। ये 3 जो कि अंग होते हैं, एक जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो कि 3 अंग जो कि भारतीय संसद के होते हैं। तो यही आप लोग का पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो संसद का भाग जो कि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है राज्यसभा, ऑप्शन बी में दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति नहीं है। जो कि ऑप्शन जो कि डी में क्या दिया गया है? तो लोकसभा। तो यह आप लोग का कौन सा नहीं है? तो उप राष्ट्रपति जो कि संसद का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारतीय संसद के कितने अंग है? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 है। कौन कौन से 3 हैं? तो एक राष्ट्रपति बताए हैं, और एक जो कि लोकसभा बताए हैं, एक लोकसभा बताए हैं, एक राज्यसभा बताए हैं। ये जो कि तीनों आप लोग का भारतीय संसद का जो कि अंग है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। तो ये 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का अध्ययन को जोड़ा गया है?
तो मौलिक कर्तव्य का अध्ययन को जो कि कौन सा भाग में जोड़ा गया है, तो भाग जो कि 14 के क में बताए थे, चौथा के क भाग में बताए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत की कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। और यही पूछेगा कि कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा जो कि कितने देश से होकर गुजरता है, तो कितने देश से, तो 15 देश से होकर कर्क रेखा जो कि गुजरता है। तो 15 देश से कर्क रेखा होकर गुजरता है। लेकिन यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। देश पूछेगा तो 15 देश से होकर गुजरता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत की जो कि किन किन राज्य से होकर गुजरता है, तो ये 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए। तो चलिए एक ट्रिक से आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है, आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। ये भी आप लोग का इसका ट्रिक आप लोग का कॉपी में नोट कीजिएगा, इसका ट्रिक है। या आप लोग का ट्रिक याद कर लेते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। आप लोग का कभी भी नाम जो कि नहीं भुलाइएगा। तो देखिए मी से क्या होगा, मिजोरम हो गया। ती से क्या होगा, त्रिपुरम। प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। र से क्या हो गया, राजस्थान। ग से क्या हो गया, गुजरात। म से क्या हो गया, मध्य प्रदेश। छ से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। झार मतलब क्या हो गया, झारखंड। तो ये 8 राज्य आप लोग का याद होना चाहिए। तो देखिए तो मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो कि 8 राज्य से होकर गुजरता है। ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए। यह ट्रिक आप लोग का कॉपी में नोट कीजिएगा। आप लोग का यह ट्रिक जो कि यह ट्रिक याद होगा तो कर्क रेखा आप लोग का नहीं भूलिएगा कि 8 राज्य से कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो यह आप लोग का ट्रिक लिख लीजिएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2024 में एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें जो कि कर्क रेखा से पूछा हुआ है कि कर्क रेखा भारत की किन राज्य से नहीं गुजरता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन जो कि बिहार दिया गया, तो बिहार में कर्क रेखा से जो कि नहीं गुजरता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का 2024 में जो कि परीक्षा हुआ है बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का, उसमें प्रश्न जो कि आप लोग का एग्जाम में एक शिफ्ट में जो कि पूछा गया है। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए सब आप लोग का, तभी आप लोग का अगले का एग्जाम आप लोग का आया हुआ है परीक्षा, उसमें आप लोग का परीक्षा में आप लोग का प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है। तो यह आप लोग का देखिए आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से है, आगरा है और दिल्ली है। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आगरा और जो कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का यह दोनों नदी के याद होना चाहिए जो कि आप लोग का 2024 में जो कि परीक्षा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आप लोग का क्या आप लोग का जो कि किस राज्य कौन सा तट पर बसा है, ये सब आप लोग का प्रश्न जो कि पूछा गया है। तो किस नगर आप लोग और कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोग का प्रश्न जो कि 2024 में प्रश्न जो कि देखने को मिला है। इसके रिलेटेड सभी प्रश्न आप लोग का याद कर लीजिएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह जो कि स्वर्ग रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह जो कि उड़ीसा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह महानदी के तट पर स्थित है। नर्मदा किस नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये सब आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
रेलवे भारतीय संविधान के कौन सा सूची के लिस्ट में आता है? तो रेलवे भारतीय संविधान के कौन सी सूची के लिस्ट में आता है? तो रेलवे जो कि क्या होता है? रेलवे एक संघ सूची का विषय है। रेलवे एक जो कि संघ सूची का विषय है। संघ सूची पर या केंद्र सरकार कह लीजिए या संघ सूची कह लीजिए, एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। देखिए जो कि समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र और राज्य, केंद्र या राज्य दोनों में जो कि होता है केंद्र प्लस जो कि राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही समवर्ती सूची में कानून जो कि बनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये दोनों मिलकर जो कि बनाते हैं यह समवर्ती सूची में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो रेलवे कौन से सूची के लिस्ट में आता है? तो यह केंद्र सरकार के सूची के लिस्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है आप लोग को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा जो कि एक समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, वन, विवाह, भिक्षु, ये सब जो कि संघ सूची का विषय है। यही बात करें कि पुलिस कौन सा सूची के विषय में है? तो यह राज्य सूची का विषय में आता है। तो राज्य सूची का विषय जो कि कौन आता है? तो पुलिस आता है। ये जो कि शिक्षा जो कि एक समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप लोग को बताए हैं। और आखिर कृषि एक जो कि कौन सा सूची के है? तो राज्य सूची का विषय है। रक्षा एक का कैसा सूची का विषय है? तो यह जो कि संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय, ये भी कह सकते हैं आप लोग। संघ सूची या केंद्र सरकार, जो कि केंद्र सरकार का सूची भी एक ही होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में लाया गया है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है कौन सा विषय है? तो देखिए, तो पहले जो कि वन क्या था? पहले जो कि क्या था? एक जो कि राज्य सूची का विषय था। वन क्या था? पहले एक राज्य सूची का विषय था। और इसे जो कि हटाकर क्या, इसे जो कि क्या हटाकर, इसे जो कि हटाकर यह जो कि समवर्ती सूची में लाया गया है। तो समवर्ती सूची में हटाकर जो कि लाया गया है, तो यह कौन सा होगा? तो वन पहले जो कि राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब हटाकर अब समवर्ती सूची का विषय है। तो वन जो कि कौन सा सूची का विषय है? तो यह वन सूची का विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, शिक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है। शिक्षा क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। शिक्षा जो कि यह वन जो कि समवर्ती सूची का जो कि विषय है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। शिक्षा कौन सा सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। तो यही आप लोग का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा राज्य सूची का विषय जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची है में है? तो समवर्ती सूची में है, तो कौन समवर्ती सूची में है? तो यह जो कि समवर्ती सूची में जो कि शिक्षा समवर्ती सूची में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो ये जो कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। जो कि समवर्ती सूची का विषय किस संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो कि लिया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि समवर्ती सूची का विषय किस संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो कि लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में कौन सा है? तो यह राज्य सूची में कौन सा है? तो यह आप लोग का इसका क्या हो जाएगा? आंसर आप लोग का ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। राज्य सूची का विषय कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक योजना, यह एक राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागा सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध जो कि स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से
किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा जो कि सबसे लंबी है आप लोग को बताना है। तो भारत की किस तटरेखा की राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा किस राज्य में प्रतिनिधि सबसे अधिक संख्या है? तो आप लोग को बताना है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किस राज्य का प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है राज्यसभा में? तो उत्तर प्रदेश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा में सबसे अधिक सीट कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए।